नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे और हम चर्चा करने जा रहे हैं बुक बैंक सीरीज में। विपिन चंद्रा जी की बुक है और एक नए अध्याय की शुरुआत आज कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि लगातार हम कई सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करते आए हैं और इस क्रम में हमने ये जो बुक है उसका जो इंडेक्स है, इसके 15 टॉपिक्स जो हैं, 13 चैप्टर्स जो हैं उनको कवर किया है। और अब हम जो है अध्याय 12 में आए। ये लास्ट हमारा टॉपिक था जो कंप्लीट हुआ था और अब हम अध्याय नंबर 12 में हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्वराज के लिए संघर्ष, ये टाइटल है। इसी टाइटल के ऊपर हमारी आज चर्चा होगी। अब ये जो टॉपिक है, इसके पहले अगर देखा जाए तो 11 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। सेकेंड लास्ट चैप्टर है ये और इसमें देखते हैं स्वराज के लिए किस प्रकार के संघर्षों की बात करी गई और क्या क्या चीजें सब टाइटल्स के अंतर्गत कवर हैं। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात होगी और रॉलेट कानून की बात होगी, रॉलेट एक्ट जिसको बोलते हैं आप। महात्मा गांधी ने किस तरीके से उसके बाद नेतृत्व संभाला और उनके किस प्रकार के विचार थे, इसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल किस तरीके की है, रॉलेट कानून के विरोध में कैसे सत्याग्रह चला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत, असहयोग, स्वराजवादी, ये सारे जो अलग अलग टर्म्स हैं इनको हम लोग लगातार कवर कर रहे होंगे। मुख्य मुद्दा यह है कि जो हम यहां पर टॉपिक की हेडिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कहा है कि संघर्ष की बात करी जा रही है, यहां पर आप देख सकते हो इसमें संघर्षों की बात करी गई। स्वराज के लिए संघर्ष, स्वराज के लिए संघर्ष, और ये पहला भाग है और अंतिम चैप्टर जो है वो स्वराज के लिए संघर्ष भाग 2 का है। तो अब जिस हिस्से में हम पहुंच चुके हैं या जहां पर ये इतिहास हमारा पहुंच चुका है, वो इतिहास से पहले देखिए, मैंने आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताने के साथ साथ राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ है इसके बारे में मैंने आपको बताया। और राष्ट्रवादियों में भी 2 प्रकार की विचारधारा के लोग आए, जिसमें से एक जो है वो किस विचारधारा के लोग हैं, उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के हैं, और एक नरमपंथी हैं। इस तरीके की विचारधारा के लोग हुए। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इसी बीच जो है, जब ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं तो इसी बीच में सिचुएशन चेंज हुई है। मैं आपको पिछले चैप्टर में प्रथम विश्व युद्ध तक ले आया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक मैं आपको ले आया था, और अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहां पर बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है चल रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन का एक तरीके से हम इसको तीसरा चरण मान सकते हैं, जो 1919 में शुरू हो रहा है। कब शुरू हो रहा है? 1919 में। और जब आप 1919 की बात करते हैं तो आप इसको कनेक्ट कर पाते हैं अगर वर्ल्ड वॉर से, तो आप देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो रही है। ठीक है, विश्व युद्ध क्या हो रहा है? विश्व युद्ध समाप्त हो रहा है। अब यहां हमें यह देखना होगा कि क्या यहां पर भारत की आजादी के लिए कुछ अवसर बने हैं या फिर कठिनाइयां और बढ़ गई हैं। इन सब चीजों को समझेंगे, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, 1919 की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जो राष्ट्रवाद है, भारतीय जनता जो है, उसने एक तरीके से अगर देखा जाए तो विश्व के इतिहास में तमाम सारे जो छोटे बड़े आंदोलन हैं, उन आंदोलनों में सबसे बड़ा जो आंदोलन है उसमें पार्टिसिपेट होने वाले हैं वो इस दौर में सबसे बड़े आंदोलन अब यहीं पर होने वाले हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से एक नई स्थिति विकसित हुई है। अब वो नई स्थिति किस प्रकार से विकसित हुई है, किस प्रकार की चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, विदेशियों की जो ताकत है उसका अंदाजा लग गया है। मतलब अभी तक बहुत बार ऐसा लगता था कि ये विदेशी जो है बहुत, क्योंकि इन्होंने केवल भारत पे ही कब्जा नहीं किया हुआ है, ये बहुत सारी जगहों पर, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, बहुत बड़े पार्ट में इन्होंने अपने आप को मतलब फैला रखा है। तो उन सब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा शक्तिशाली ये महसूस होते हैं, काफी ज्यादा शक्तिशाली ये समझ में आते हैं। राष्ट्रवाद की ताकत जो है इसके बाद से बढ़ती हुई दिखती है हमको। विश्व युद्ध के बाद से ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद की जो ताकत है वो हमें बढ़ती हुई दिखती है, क्योंकि इससे पहले जो आप देख रहे हो कि जो फिरंगी हैं, अंग्रेज हैं या फिर औपनिवेशिक विचारधारा के जो लोग हैं, ये प्रभुत्व अपना बनाए हुए थे, लेकिन उनकी पोल एक तरीके से खुलती हुई नजर आती है। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा, अगर आप भारत की स्थिति की बात करते हैं तो जब भी कभी आप देखते हो युद्ध होता है तो युद्ध में क्या होता है, एक तो महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, महंगाई बढ़ जाती है क्योंकि भाई चीजों का, वस्तुओं का आयात निर्यात होना सीमित हो जाता है, कम हो जाता है।
तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, आर्थिक स्थिति कमजोर मतलब खराब हो गई, गरीबी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ भी हुई उस दौरान, जिस दौरान युद्ध चल रहा था, वो ये था कि भारत के जो बाजार थे उनमें वृद्धि हुई, क्योंकि विदेश से आयातित होने वाली वस्तुएं आयातित होना बंद हो गई, तो यहां का रोजगार जो था वो फलने फूलने लगा। लेकिन जब ये विश्व युद्ध खत्म हुआ तो फिर से उसके ऊपर रोक लग गई। तो उस समय जो पूंजीपति थे वो ब्रिटिश सरकार से ये चाहते थे कि जो कस्टम ड्यूटी है आयात पर, उसको बढ़ा करके लगाया जाए, जिससे कि हमारी सिचुएशन हैंडल हो सके, हमको दिक्कत ना हो। तो महंगाई जो है, बेरोजगारी जो है, जो बढ़ गई, उसको कंट्रोल किया जा सकता था। और सभी वर्ग का यही जो है, कह सकते हैं कि जो आर्थिक हालत थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, सभी दबे हुए महसूस कर रहे थे, सभी को परेशानी महसूस हो रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी राष्ट्रवाद के उदय के लिए काफी बढ़िया हो गई। अब देखो, क्योंकि इन्होंने तो डिमांड करी कि भाई ये सब चीजें बढ़ा दो तो बैलेंसिंग हो जाए, लेकिन ये ब्रिटिशर्स माने नहीं। अब केवल इसमें ब्रिटिशर्स का ही दोष दिया जाए ये ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, वैसे अफ्रीका में भी तेजी से राष्ट्रवादिता बढ़ रही है। दूसरी कंट्रीज जो है उसमें भी राष्ट्रवादिता बढ़ती हुई दिख रही है। उसका रीजन ये है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार अगर हम देखें चीजों को, तो जो मित्र राष्ट्र हैं जैसे कि ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, इन लोगों ने बड़े जनतंत्र को यह भरोसा दिलाया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कि जब ये युद्ध समाप्त होगा तो एक नए युग का आगाज होगा, और ये जो नया युग होगा ये राष्ट्रीय, कह सकते हैं कि जो आत्मनिर्णय का है वो युग होगा। मतलब एक ऐसे समझ सकते हो कि इनमें में से कई लोगों ने वादे किए अपने अपने उपनिवेशों से कि हम उनको स्वतंत्र करेंगे या फिर उनको अपने डिसीजंस लेने के लिए हम उनको छोड़ेंगे। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जो जिन पर उपनिवेश कायम था इन लोगों का, उन लोगों पर इन जीते हुए लोगों ने अपना दबदबा कायम रखा। इनफैक्ट जैसे जर्मनी वगैरह है, ठीक है, इन तमाम सारे जो हारे हुए कंट्रीज थी, इनके उपनिवेशों को जीते हुए लोगों ने आपस में बांट लिया, बंटवारा हो गया। अब इससे क्या हुआ कि एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे लोग जो थे वो इसके खिलाफ हो गए, और एक नई प्रकार की, कह सकते हैं कि एक नए प्रकार का जो उनको राष्ट्रवाद का एक जो आग मिलनी थी वो मिल गई। एक नए राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस चीज को दबाने के लिए गोरे लोग जो थे, यानी कि अंग्रेज जो थे, उन्होंने अपने कह सकते हैं कि एक तरीके से अपने जाति को बहुत उच्च तरीके से प्रदर्शित करने का प्रयास किया। लेकिन जनता जो है वो भ्रमित नहीं हुई, इस बार भ्रमित नहीं थी। इस बार क्लियर था कि ये दोगले लोग हैं, ये मानने वालों में से नहीं, और ये निश्चित रूप से क्या करते हैं, ये हमें परेशान कर देंगे और आगे भी परेशान करेंगे। इधर रूस में जो रूस की क्रांति हुई थी, जार का शासन जो था, उसको अगर हम देखें वहां पर भी जो है तख्ता पलट तेजी से हुआ था। तो उस तख्ता पलट से भी जनता बहुत ज्यादा प्रेरित थी पूरे वर्ल्ड की। लोगों को यह बिलीव होने लगा था कि अगर उपनिवेशवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, यदि अगर आम जनता, निहत्थी जनता एकजुट एक विचारधारा के साथ आती है, तो इससे निश्चित रूप से क्या किया जा सकता है, लड़ा जा सकता है। न सिर्फ लड़ा जा सकता है बल्कि इन्हें पराजित भी किया जा सकता है। ये वाली भावना धीरे धीरे पनपनी शुरू हो गई थी, और हर एक किसान अब जो है वो इस चीज के लिए तैयार हो चुका था। अब बस उन्हें एक चीज की कमी खल रही थी कि कोई लीडर ऐसा मिल जाए जो उन्हें उस दिशा में लीड कर सके। अच्छा, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद से तमाम सारे जो भारतीय सैनिक अलग अलग जगहों से, यूरोप से, एशिया से और अफ्रीका से जो युद्ध जीत करके वगैरह जो आए थे, अपने देश वापस आए, तो ये थे भारतीय सैनिक, ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। तो इन्होंने जो दुनिया में देखा, जिस तरीके से सिचुएशंस थी, वो आकर के ग्रामीणों को यहां पर उन्होंने बताया, प्रोत्साहन का काम किया। तो धीरे धीरे उनके अंदर जो है, जो समाज, विश्व की जो समझ थी वो विकसित होना शुरू होती है। अब यहां पर एक छोटे से लीडर्स की कमी है। तो जो ये राष्ट्रवाद बढ़ रहा है तेजी से, इस राष्ट्रवाद को शांत करने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ये राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा है, अब जो आम जनता के थ्रू बढ़ना शुरू हो रहा है, इस चीज को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने, वो कहते हैं कि गुड़ दिखा के ढेला मारना, ढेला मतलब पत्थर मारना, वो वाली कहावत यहां पर रखने का प्रयास किया कि जब ये उग्र हो रहे हैं तो इनकी कुछ बात मान लो, लेकिन ये मान ना लो, मानने का वादा कर दो, इनसे वादा कर दो, बाद में जब ये शांत हो जाएंगे तो फिर हम वादा से मुकर जाएंगे। ये वाली पॉलिसी लेकर के आए, और इसी पॉलिसी के तहत जो सबसे पहला एक्ट भारत में आया वो एक सुधार के नाम से आया, और वो एक्ट कहलाया
मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। हालांकि ठीक इससे पहले एक एक्ट और आ चुका था 1909 में, जिसे आपने मार्ले मिंटो सुधार के रूप में पढ़ा था, लेकिन उस समय विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ था। अब यह विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद पहला सुधार कह सकते हैं कि लाया गया था, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। पर इसका सिर्फ नाम ही रिफॉर्म था, काम तो बिल्कुल रिफॉर्म्स का था ही नहीं, या रिफॉर्मर्स का था ही नहीं। तो अब हम यहीं से शुरुआत करते हैं, मार्ले मिंटो सुधार से ही हम आपका पहला एमसीक्यू यहां पर रखते हैं। आप इसे देखिए और बताइए कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है, और इससे डिटेल्स जो इसकी निकल के आ रही हैं वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न किया गया है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ब्रिटिश सरकार, देखिए मार्ले मिंटो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की अगर हम बात करते हैं तो इसी को हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। भारत शासन, माफ कीजिएगा, भारत शासन अधिनियम नहीं, ठीक है। तो यहां पर ये जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार है, इसी को काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी 1919 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, इसी को कहा जाता है, यह ध्यान रखना है आपको। अभी जो भारत परिषद अधिनियम है, ये इसके नाम के आगे सुधार लगा हुआ है, और ये सुधार 2 लोगों के नाम पर है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, ये भी वही भारत मंत्री और गवर्नर है, वायसराय हैं उस समय, दोनों लोग एक एक करके। अब जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो मैंने कहा कि एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और ये जो नया राष्ट्रवाद था ये टोटल इंडिपेंडेंसी चाहता था, और वो ये चाहता था कि हमारे देश का कानून हमारे अनुसार चलेगा। अब इन लोगों ने इसी चीज को सुधार में एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आपका देश आपके अकॉर्डिंग। तो कैसे बनेगा? इसके लिए सदन में भारतीय सदस्यों की संख्या की जाए, क्या की जाए, भारतीय जो सदस्य हैं इनकी संख्या बढ़ाई जाए, इनको इंक्रीज किया जाए, भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए सदन में, द्विसदनीय विधानमंडल वगैरह का जो प्रावधान है उसका। अब जरा देखिए, ये एक ऐसा समय है, क्योंकि इससे पहले डिमांड यही हो रही थी, 1919 में भी 1909 में भी यही हुआ था। सीट्स बढ़ाने की जब बारी करी गई थी तो मुश्किल से कुछ भारतीयों को वहां पर मौका दिया गया था, वो बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, और जिन भारतीयों को शामिल किया गया था वो ब्रिटिशर्स के काफी हद तक पक्षधर थे। अब सीट्स की संख्या यहां पर बढ़ाई जा रही है, लेकिन बड़े मजे की बात है कि द्वैध शासन को बड़े विचित्र तरीके से डायरकी को यहां पर इंट्रोड्यूस भी किया जा रहा है। तो आइए जरा समझते हैं। यहां पर लिखा है, ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री, ये 2 बार भारत मंत्री हो गया, ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री एडविन मॉन्टेग्यू व वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1918 में संविधान सुधारों की एक नई योजना सामने रखी, जिसके आधार पर 1919 का भारत सरकार कानून बनाया गया। अब ये ढोंग कर रहे हैं कि हम आपसे पूछ करके आपके सुधार लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। ये ढोंग कर रहे हैं। कैसे ढोंग कर रहे हैं? आप कहेंगे सर आपसे पूछ के कर रहे हैं तो ढोंग कैसे कर रहे हैं? मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड, इन दोनों लोगों ने, जो कि नाम यहां पर लिखा है, ये एडविन मॉन्टेग्यू जो कि उस समय भारत मंत्री है, इंडिया मिनिस्टर कह सकते हैं, सेक्रेटरी कह सकते हैं, और ये है वायसराय लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1918 में इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार करके इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो दूसरे लीडर्स थे उनके समक्ष रखा और कहा कि ये सुधार हम लेकर के आ रहे हैं। अव्वल तो कांग्रेस ने इस सुधार को अनएक्सेप्ट कर दिया, लेकिन कांग्रेस में ही एक समूह था जिसे उदारवादी कहा जा सकता था। आप देखिए, उदारवादी, देखिए, एक नरमपंथी, एक गरमपंथी और एक उदारवादी, एक उदारवादी समूह। उदारवादी समूह ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और इसी चीज को बेस बना करके इन्होंने इसको लागू कर दिया। क्योंकि यहां पर देखने की बात यह कि ब्रिटिशर्स कौन सी बात मानते हैं, हमेशा वो बात मान लेते हैं जो भारतीयों की हो लेकिन भारतीयों के लिए अहितकर हो। जैसे कि पिछली बार मान लिया था उन्होंने 1906 में, 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल इत्यादि की बातें, है ना।
तो उस तरीके से तो ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल सही है, 1918 में रखा गया था। उसके बाद तत्काल बंबई में एक अधिवेशन भी किया गया, कांग्रेस के द्वारा एक मीटिंग भी करी गई थी, इस मीटिंग में इसको अनएक्सेप्ट कर दिया गया था। आगे कहा गया प्रांतीय परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो थे उनमें सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। सीटों की संख्या की क्या की गई, संख्या बढ़ा दी गई। यह बात बिल्कुल सही है। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे उनमें सीटों आकार बढ़ाने का मतलब यही है, यह निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनाव जीतकर आएंगे, और यह भी कहा गया कि भाई वोटिंग के थ्रू इसमें से ज्यादातर मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन होगा, इलेक्शन के थ्रू आएंगे। ये भी बात सही है। फिर दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को केंद्र सरकार के समान अधिकार दिए गए। नहीं, यही गलत है, यह नहीं था। प्रांतीय सरकारों को केंद्र सरकार के समान अधिकार नहीं दिए गए। कुछ मुद्दे में थोड़ा ज्यादा अधिकार दिखाने का प्रयास किया गया कि प्रांतीय सरकारों को हम थोड़ा ज्यादा अधिकार दे रहे हैं, लेकिन वो कहने को ज्यादा अधिकार थे। तो स्टेटमेंट वाइज तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब पूछ रहा है कि केवल एक कथन सत्य है, केवल दो कथन सत्य है, तीनों सत्य हैं या तीनों असत्य हैं। तो हमको दो सत्य होता हुआ दिख रहा है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा दो कथन सत्य हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो बी इसका सही जवाब है। ठीक है। अब ये जो वोट होंगे, इलेक्शंस जो होंगे, इसमें भी बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बहुत कम मात्रा में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पिछला वाला भी इसी से संबंधित था, अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, क्योंकि इसका थोड़ा सा विस्तार हमें देना था, इसलिए हमने एक क्वेश्चन इस पर और बनाया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। अगर हम ये देखें तो जरा देखिए, फाइनेंस से रिलेटेड, लॉ या कानून से रिलेटेड, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, व्यवस्था बनाने से संबंधित आदि विषय जो है वो आरक्षित विषय घोषित किए गए। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में दो तरीके की चीजें आती हैं। एक सब्जेक्ट जो है वो आरक्षित विषय हो जाता है, आरक्षित विषय जिसे हम रिजर्व विषय, रिजर्व सब्जेक्ट्स बोलते हैं, और दूसरा जो बनाया गया था वो हस्तांतरित विषय था, ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित। और इस तरीके से दो प्रकार के शासन हमको विषयों के आधार पर देखने को मिलते थे। इसी को हम लोग डायरकी के रूप में जानते हैं, जो 1919 में इंट्रोड्यूस करी गई। आप खूबसूरती जरा देखिए इसकी क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे तो मजा आएगा। वित्त, कानून और व्यवस्था आदि से संबंधित आरक्षित विषय घोषित किए गए थे, यानी ये विषय जो है वो रिजर्व कैटेगरी में आए थे। जन स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन जैसे कुछ विषयों को हस्तांतरित विषय घोषित किया गया था, यानी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में रखा गया था। हस्तांतरित विषयों को विधायिकाओं के सामने उत्तरदायी मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिया गया। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उन विषयों को विधायिकाओं के सामने, यानी लेजिस्लेचर के सामने उत्तरदायी मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिया गया, यानी जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स थे उनकी निगरानी में दे दिया गया। और अगला है, आरक्षित विषयों पर गवर्नर का कोई नियंत्रण नहीं था, यानी कि रिजर्व कैटेगरीज जो थी उन पर गवर्नर का कोई नियंत्रण नहीं था। अब इसी बात को यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक सब्जेक्ट्स बना दिए, एडमिनिस्ट्रेशंस के जो वर्क्स थे या सब्जेक्ट्स जो थे उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया कि किस पर किस तरीके से कानून बनाए। तो एक को बोला गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट या रिजर्व सब्जेक्ट, और दूसरे को बोला गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। जो आरक्षित विषय थे, रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे या रिजर्व विषय जो थे, उन पर गवर्नर का पूर्ण नियंत्रण होता था, मतलब नियंत्रण होता था। ये गलत लिखा हुआ है, नियंत्रण नहीं था लिखा है, तो इस पर नियंत्रण होता था। किस पर होता था? आरक्षित विषय पर। मतलब अब आरक्षित विषय में विषय देखिए क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीजें जिससे ब्रिटिश सत्ता अभी भी कायम रह सकती थी। सत्ता चलाने के लिए आपको कानून चाहिए, सत्ता चलाने के लिए आपको धन चाहिए, और पुलिस प्रशासन इत्यादि तरीके की लोकल व्यवस्थाएं चाहिए। इस तरीके के मामले सारे आरक्षित विषय पे थे, और इस पर नियंत्रण गवर्नर का था, पूर्ण नियंत्रण था इस पर। और इस मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति बात नहीं कर सकता था यदि अगर वो गैर सरकारी है, तो सरकारी लोग ही इस पर बात कर सकते थे।
अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य प्राथमिक रूप से सरकार का काम होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ये वाला काम जो है सरकार के अंडर ही, लेकिन इसे जो दे दिया है वो हस्तांतरित सब्जेक्ट्स पर दे दिया है कि अब ये जो हस्तांतरित विषय था इस पर कानून बनाने का अधिकार जो था वो गैर सरकारी लोगों को था, या इस पर अपनी बात रख सकते थे। तो जन स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन जैसी जो बातें हैं, इन विषयों को हस्तांतरित विषय घोषित किया गया था, और हस्तांतरित विषयों को विधायिकाओं के सामने उत्तरदायी मंत्रियों के नियंत्रण में दिया गया था। मतलब ऐसे मंत्री इस पर कानून बना सकते थे जिनकी जवाबदेही होती थी मंत्रिमंडल में, लेकिन ट्रांसफर जो रिजर्व कैटेगरीज थी इस पर किसी मंत्री की जवाबदेही नहीं होती थी। यानी ये शीर्ष जो है वो व्यक्ति खुद स्वयं बनाएगा, लेकिन इस पर बनने वाले कानून की जवाबदेही होती थी। और इनमें से किसी भी कानून को गवर्नर बगैर किसी इफ एंड बट के रिजेक्ट भी कर सकता था, ये भी पावर थी। तो फिर ले देकर के पावर दी क्या गई? ले देकर के पावर दी ही नहीं कुछ गई। ठीक है, तो यही है सुधार का भ्रामित रूप जो कि यहां पर हमको देखने को मिलता है। फिलहाल इसमें से 3 स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं, एक जो गलत है वो कौन सा है? वो गलत है, आरक्षित विषयों पर गवर्नर का कोई नियंत्रण नहीं था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1919 के यही भारत शासन अधिनियम जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार करें, इस कथन के विषय में बताना है आपको कौन सा असत्य है। 4 लिखे हुए हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 144 सदस्यों में से 41 नामजद यानी कि नॉमिनेटेड होते थे। बिल्कुल सही बात है। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल जो है उसमें 2 सदन हो रहे हैं। एक सदन हो रहा है आपका जिसको हम लोग बोल रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और दूसरा जो सदन हो रहा है उसे बोला जा रहा है काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्यों की परिषद जो थी वो थी, ये राज्यों की परिषद है और ये राज्यों की सभा है। इनको मिलाकर के केंद्रीय विधानमंडल बना था, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में 144 सदस्यों में से 41 नामजद थे और काउंसिल ऑफ स्टेट में 26 नामजद और 34 चुने हुए सदस्य आते थे। यानी कि यहां पर देखें तो 41 लोग नॉमिनेटेड अभी भी हैं और 26 लोग अभी भी यहां पर नॉमिनेटेड हैं, और ये ब्रिटिशर्स क्राउन्स की तरफ से नॉमिनेट होते थे, स्वाभाविक सी बात है। विधानमंडल द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर पूर्ण नियंत्रण था। विधानमंडल द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर पूर्ण नियंत्रण था। वोट का अधिकार बहुत सीमित था। देखिए, गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर नियंत्रण की जब बारी आएगी तो मैं आपको बता दिया हूं पहले ही कि इस पर नियंत्रण नहीं रहेगा, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये जो पूर्ण नियंत्रण की बात कर रहा है, एक गलत बात है। गवर्नर जनरल और उसकी मंत्रिपरिषद किसी भी प्रकार, मैंने बताया ना, आप कोई भी कानून को रिजेक्ट कर सकते थे, जबकि हस्तांतरित विषय जो थे वो ट्रांसफर्ड किए जा सकते थे आरक्षित विषय की ओर या आरक्षित विषय के मंत्रियों की ओर। और हस्तांतरित विषयों के लिए जो मंत्री होते थे उनकी जवाबदेही भी मंत्रिमंडल में होती थी। तो आप देख सकते हैं यहां पर उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उस पर पूर्ण नियंत्रण वाली बात यहां पर क्या है? असत्य है। और इस मामले में जो सही है वो कौन सा है? पहला, दूसरा और तीसरा। तो फिर से यहां पर एक बार बेवकूफ बनाने की ही बात करी गई है। 1919 के कानून में ऐसा कुछ नहीं था जो हमारे काम का होता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही यहां पर गलत है। डी, वोट का अधिकार था लेकिन बहुत सीमित मात्रा में था, तो इसके होने ना होने से कोई फायदा नहीं था फिलहाल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यह भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से ही संबंधित है। भारतीय राष्ट्रवादियों के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में क्या मत थे? जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उनके ये जो एक्ट आया था इसके संदर्भ में उनके क्या मत थे? तो इनके बारे में मैंने बताया था कि सबसे पहले 1918 में जब ये एक्ट बना और बन करके उसका ड्राफ्ट तैयार होकर के जब यहां पर आता है तो प्रस्ताव के रूप में सामने रखा जाता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें तमाम सारे राष्ट्रवादी लोग हैं, उन लोगों ने इसको पढ़ करके देखा है। तो शुरुआत में तो मैंने आपको बताया था रिजेक्ट किया गया था। यहां पे लिखा है भारतीय राष्ट्रवादी 1919 में हुए प्रशासनिक एवं विधायी सुधारों से संतुष्ट थे। क्या ये जो सुधार थे इससे वो संतुष्ट थे? मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी व्यूअर इसको सही मानेगा। ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को सही मानने की कोई भूल नहीं करेगा।
भारतीय राष्ट्रवादी 1919 में वो प्रशासनिक एवं विधायी सुधार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, कुछ एक मात्रा में रहे होंगे तो एक अलग बात है। अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंबई में सुधार के प्रस्तावों को निराशाजनक और असंतोषजनक बतलाया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहां तक बिल्कुल निराशाजनक है और बिल्कुल असंतोषजनक है, बिल्कुल काम का नहीं है, लागू होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट काउंसिल में जितने भी लोग थे सबने इसके अगेंस्ट में वोट दिया। इसकी जगह प्रभावी स्वशासन की उन्होंने मांग रखी। ये प्रभावी स्वशासन नहीं था। उनका मानना था कि वो जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाई दे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में स्वशासन की बात करी गई थी, तो हस्तांतरित सब्जेक्ट में स्वशासन लेकर के हम क्या करेंगे, उस पर कानून हम बनाएंगे भी, आपको पसंद नहीं आएगा तो आप उसे ओवर रूल कर दोगे। सो सिंपल सी बात है यहां पर कि उन्होंने मांग रखी कि हमको एक प्रभावी स्वशासन चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, मतलब ये जो बंबई में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी? नहीं जी, ये बात बिल्कुल गलत है। इसकी अध्यक्षता करने का काम किया था हसन इमाम ने। हसन इमाम के नेतृत्व में इसमें जो है ये बात निकल करके सामने आई थी कि ये बिल्कुल हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, सदन में बिल्कुल भी प्रस्ताव खारिज कर देना है। आगे लिखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। पूछा क्या गया है, क्या मत थे? अच्छा ठीक है, तो हसन इमाम के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे। बिल्कुल सही बात है। हसन इमाम के नेतृत्व में यहां पर जो नाम लिखा हुआ है, इसको अगर हटा करके इसकी जगह अगर हम नाम यहां पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिख दें तो ये काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे। जैसे उसमें तेज बहादुर सप्रू का नाम था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का नाम था, तो ये सब लोग थे। तो ये स्टेटमेंट भी ठहरा गलत। तो भाई कितने स्टेटमेंट गलत हो गए? 3 गलत हो गए, 1 सही है, केवल 1 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, केवल कथन 2 सत्य। अच्छा, कथन का नंबर पूछा गया है। ओके, बिल्कुल सही बात है। यहां पर कथन नंबर, तो कथन नंबर कौन सा है भाई, कौन सा सही है? दूसरा वाला सही है, बिल्कुल सही बात है। तो केवल कथन 2 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे लिखा है, इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर और जनरेट हो रहा है। कांग्रेस छोड़कर कुछ नेताओं ने इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन लिबरल एसोसिएशन जैसी भूमिका जो है वो पहले से ही 1909-10 से ही बनती चली आ रही थी, लेकिन उसको अब यहां पर गठित किया गया है 1919 में। कांग्रेस छोड़कर कुछ नेताओं ने इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की, तो किसके नेतृत्व में की? मौलाना मोहम्मद अली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हसन इमाम, तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर, किसके नेतृत्व में की? अब देखिए ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऑप्शन देकर के थोड़ा सा भ्रमित करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में नेतृत्व के बारे में पूछा जा रहा है कि नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्व करने का काम जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किया है, लेकिन इसमें शामिल जो हैं वो तेज बहादुर सप्रू भी हैं, MR जयकर भी हैं। तो ये सब लोग जो है वो इंडियन लिबरल एसोसिएशन में शामिल हैं, लेकिन इसको बनाने का, लीड करने का काम किसने किया है? अब कुछ लोगों का नाम मौलाना मोहम्मद अली के लिए जा सकता है, या फिर इमाम हसन के लिए जा सकता है, सोच हो सकता है ऐसी हो, तो इसको नहीं सोचना है, आपको फैक्ट के ऊपर चलना है। तो करेक्ट आंसर आपको यहां पर मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 के लिए। तो केवल किसके नेतृत्व में की थी? तो केवल एक ही कथन सही है, केवल एक। ठीक है, केवल एक ही कथन सही है और कुछ दूसरा सही नहीं है। अब इसी जगह ये पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस को छोड़कर कुछ नेताओं ने इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की, कौन से सदस्य, निम्नलिखित में से कौन से सदस्य इंडियन लिबरल एसोसिएशन में शामिल थे? तब हमारा आंसर हो जाता केवल 2। कौन कौन सा केवल 2? एक तो ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि तब जो है हम इनके लीडरशिप में तो बनाई गई थी और फिर ये दोनों लोग भी इसमें शामिल थे, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रॉलेट एक्ट की बारी आ जाती है। अब हुआ ये कि 1919 में जो ये चीजें आई, जो
1919 में जो ये चीजें आई, इसमें आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लेकर के आ रहे हैं और राष्ट्रवादी इसे बिल्कुल अनएक्सेप्ट कर रहे हैं। और इससे पहले जो उग्र राष्ट्रवाद था उसको एक नई दिशा मिल चुकी थी, आपकी कमजोरियों को पहचान चुके थे काफी हद तक। अब आम जनता भी आपके विरोध में शामिल हो चुकी थी, तो जगह जगह आंदोलन तेज हो गए, अनियंत्रित तरीके से आंदोलन तेज हो गए। गांधी जी भी आ चुके थे अब तक, पर भी गांधी जी की बात थोड़ी सी बाद में करेंगे। लेकिन ओवरऑल आपको मालूम ही है कि लोकल उन्होंने मूवमेंट्स जो है चलाने शुरू कर दिए थे, तो अंग्रेज परेशान हो चुके थे नए प्रकार के आंदोलन से। तो अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो नया जन आंदोलन शुरू हो रहा है, नए प्रकार का जो जन आंदोलन शुरू हो रहा है, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें खासकर अगर देखा जाए तो कोई केवल ये अपनी मांग रखते थे और ऐसे कोई काम करते नहीं थे जो विशेष रूप से दंड देने का अधिकारी किसी को बनाया जाए। तो अब ब्रिटिशर्स बड़ा परेशान थे कि विरोध तेजी से हो रहा है और कानून के विरोध में काम नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे चलेगा काम। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कानून बनाओ जिससे कि इस प्रकार के जन आंदोलन को रोका जा सके। तो एक कानून बन करके आता है रॉलेट एक्ट के रूप में, जिसे आप ब्लैक एक्ट के रूप में जानते हैं, है ना। तो इसका उद्देश्य था युद्ध प्रयासों के लिए अनिवार्य आर्थिक सहायता करना। क्या ये था इसका, इससे कोई दूर दूर तक लेना नहीं है, तो आप इस स्टेटमेंट को बिल्कुल गलत कर सकते हैं। रॉलेट एक्ट सरकार द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड की अवधि में फरवरी 1919 में पारित किया गया था। डेफिनेटली ये उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। यह अधिनियम सर सिडनी रॉवलॉव के अधीन दंड संहिता की सिफारिशों पर लागू किया गया था। बिल्कुल सही। ये इसका रिकमेंडेशंस जो है वो किसने दिए थे, इसके रिकमेंडेशंस दिए गए थे सर सिडनी रॉवलॉव के द्वारा, और ये इन्होंने एक दंड समिति बनाई थी, उसकी सिफारिश पर आधारित था यह अधिनियम बनाया गया था। लेकिन ये अधिनियम, मैं आपको बताऊं कि यह अधिनियम ऐसा अधिनियम था जो लागू ना होने के बावजूद भी लागू था। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी उस समय। किस तरीके का कोई कानून लागू भी नहीं था लेकिन उसको लागू किया गया था। क्यों? पार्लियामेंट से तो एक्सेप्ट। आप देख रहे हैं केंद्रीय विधान परिषद के एक एक भारतीय सदस्य द्वारा विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट बनाया गया। यह बात बिल्कुल सही है, यह भी बात सही है, यह भी बात सही है। पहला वाला गलत है केवल, तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये स्टेटमेंट सही है, केवल 2, 3 और 4 सही है। अब इसमें यही हुआ कि भाई इसको बोलते हैं बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। किसी को भी शक के बिना पर गिरफ्तार कर लो, डाल दो जेल में। कितने समय के लिए डालना है पूछ नहीं सकते और बताना भी जरूरी नहीं समझ सकते। वास्तविक रूप में कानून लागू नहीं था, लेकिन इसे जस्ट लागू कर दिया गया था, ऐसे ही ओरली लागू कर दिया गया था। बड़ी विचित्र बात है ये। और तमाम सारे बड़े बड़े जो नेता थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। पंजाब के 2 बड़े नेताओं को, जिन्होंने इसके अगेंस्ट में जोरदार तरीके से आवाज उठाने का प्रयास किया, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर इसी के बाद आगे जलियांवाला बाग होगा, आपको मालूम है, इसीलिए, है ना। सैफुद्दीन किचलू का नाम आपको याद ही होगा, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पंजाब के बहुत बड़े कह सकते हैं कि नेता थे, वो बहुत ही मान्य नेता थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर गांधी जी की एंट्री होने वाली है, इसलिए स्टेटमेंट आया है। ये कथन किसके हैं? केवल कायरता और हिंसा में से किसी एक को केवल कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। भारत कायरता पूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखता रहे, इसके बजाय मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना पसंद करूंगा। ये स्टेटमेंट जो हैं एक ऐसे व्यक्ति के हैं, ये स्टेटमेंट एक ऐसे व्यक्ति के हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये तो अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा बिल्कुल इन्हें एक्सेप्टेबल नहीं थी, लेकिन आप देख रहे हैं कंडीशंस, अलग अलग चीजें होती हैं। हर चीज की एक नियंत्रित मात्रा होना आवश्यक है। केवल कायरता और हिंसा, 2 चीजें अगर दे दी जाएं कि आप क्या चुनोगे इसमें, तो गांधी जी कहते हैं कि मैं हिंसा चुनना पसंद करूंगा। कायर नहीं होना है हमें।
लेकिन जब ऑप्शन में हिंसा नहीं है, तो फिर जब ऑप्शन में कायरता नहीं है, हिंसा के अलावा दूसरे तत्व भी मौजूद है, तब हम हिंसा नहीं चुनेंगे, दूसरे तत्वों को चुन लेंगे। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कायरता पूर्वक आप इस तरीके से अगर ब्रिटिश शासन के खिलाफ चुपचाप बैठे हो तो फिर हथियार उठाना चाहिए आपको, पर हथियार क्या होना चाहिए ये भी तो चुनना है। बड़ी विशेष चीज लेकर के आए थे। साउथ अफ्रीका में इन्होंने देखा नस्लवाद के खिलाफ जब इन्होंने आंदोलन चलाए तो उसके खिलाफ इन्होंने ब्रिटिशर्स के पैटर्न को समझा। पैटर्न ये है कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं, मतलब ये कानून बनाते हैं ऊटपटांग, और ऊटपटांग कानून बना करके हमको उसके तहत जो है वो गिरफ्तार करते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा नियम निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए सिंपल सी बात है, हमें कायर नहीं होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हिंसा करने लगना है। हमें इन्होंने दो टर्म्स उठाए जो उस समय थे ही नहीं, या जिसको यूज करना किसी व्यक्ति या आम व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। एक टर्म था अहिंसा। उन्होंने कहा अहिंसा वो कर सकता है जो सामर्थ्यवान होगा, जो निडर होगा। जो निडर होगा वो अहिंसा करेगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से क्या लगता है आपको लगता है कि जो निडर होगा वो अहिंसा क्या करेगा? जो डरता है वही अहिंसा के मार्ग पे चलता है। जनरली लोगों को यह समझ में आता है। गौर से आप देखोगे, वास्तविक रूप में आप देखोगे, जो साहसी होता है, जो निडर होता है, वो अहिंसा का मार्ग अपनाता है। इसको एक प्रकार की फिलॉसफी, आप इसको समझेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। रफली तो आपको गलत लगेगा स्टेटमेंट। दूसरा था सत्याग्रह। सत्याग्रह नाम की नई, ये कह सकते हैं कि बंदूक लेकर के आए थे। निडर होकर के अपनी बात को कहना और निडर होकर के अहिंसा का साथ देना, ये अभी तक आंदोलन में मिस हो रहा था। इसी चीज को उन्होंने, अब इस तरीके के आंदोलनों में उन्होंने किसी बड़े को नहीं बुलाया, उन्होंने ग्रामीणों को बुलाया, ग्रामीण लोगों को, जो इंतजार कर रही थी किसी लीडरशिप के। अभी तक जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रही हैं वो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के साथ मिलकर के चल रहे हैं, क्योंकि बाकी जो है वो अशिक्षित हैं, उनके साथ वो चल नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा मिक्स नहीं हो रहा है। हालांकि जो अशिक्षित है उन्हें शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इन्होंने जो आंदोलन लगाया उसमें शिक्षा उक्षा की जरूरत नहीं, सीधा अहिंसा सत्याग्रह ये चीज है। ये किसानों को मालूम है कि हम खेत में जा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है हमारे साथ में, हमारी फसल जो है जबरदस्ती दूसरी उगवाई जा रही है हमसे। इतना तो जान रहे हैं किसान। उन्हें उतना ही बता करके बता रहे कि तो मत करो, तुम्हारा है खेती, मत जाओ, नहीं जाओगे तो तुमको मरना वैसे भी है, खेती करके भी मरना है, तो खेती बगैर किए मर जाओ, कम से कम ब्रिटिशर्स का नुकसान तो करो, फायदा देते हुए क्यों मर रहे हो भाई? तो ये सिंपल सा था। और इसके बदले जब ब्रिटिशर्स आए तो उनसे कहना कि हम खेती करने के लिए तैयार हैं, हमारी बात मान लो, जब तुम बोलोगे तो वो तुम्हें मारेंगे, मार खा लेना। ये बोलते हैं अहिंसा है, इसी को बोलते हैं सत्याग्रह है। इसका विस्तृत रूप है, ये इतना सामान्य नहीं है जैसा मैंने कहा और जैसा आपने सुन लिया, इसके पीछे बड़ी डीप फिलॉसफीज हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये महात्मा गांधी जी का है। कई लोगों को लगेगा नाथूराम गोडसे का तो नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें इसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि उसने भी ऐसा ही किया। तो महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है ये भाई, ठीक है। तो हमने आपको महात्मा गांधी तक विजिट करा दिया इस चैप्टर में, 20 स्टेटमेंट सही है इसका। अगला जब हम चैप्टर शुरू करेंगे, तो मतलब ये चैप्टर जब हम आगे अगले सेशन में जब लेकर के आएंगे, तो गांधी जी के बाद तमाम सारी चीजें हमको पढ़नी है। गांधी जी ने किस तरीके से सत्याग्रह चलाए हैं, कैसे रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ है, और तमाम सारे जो जैसे अहमदाबाद आंदोलन वगैरह सब किस तरीके से थे, इन सब सीक्वेंसेस को हम लोग पढ़ते हुए आगे। इस लेक्चर की PDF पाना चाहते हैं तो जस्ट आपको इसको स्कैन करना है और ग्रुप से जुड़ जाना है, और या फिर आप सीधा टेलीग्राम में लिखिए विरद दुबे 01। अदर सोशल मीडियाज अकाउंट्स में हम आपको इस नाम से मिल सकते हैं। और आप जो है अगर अभी स्टडी IQ IAS हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर के इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।